Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कल मेरे साथ हुआ और मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं। देयर आर मैनी पीपल्स, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसमें से मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा मेरे से कहता है कि जो भी हम पेमेंट कर लेते हैं सर, उसमें हमारा TDS कट जाता है। वो TDS कट जाता है तो ये एक अलग टैक्स है, मुझे फिर इनकम टैक्स भरना पड़ता है, फिर GST भरने पड़ते हैं और TDS भी मेरा कट जाता है। तो वो एक्चुअली वो कंफ्यूज है TDS क्या है इसके बारे में। तो मैं जनरली सबके साथ एक डिस्कशन करना चाहता हूँ कि एक्चुअली आपको TDS का कंसेप्ट पता होना चाहिए और TDS में नया डेवलपमेंट क्या आया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना अभी पुराने स्ट्रीम से ही TDS डिडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे नए अपडेट्स दिए हैं। तो हम देखते हैं, आज डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उस अपडेट्स को यूज़ करेंगे और आपका TDS बेसिकली क्या होता है कि आपको रिफ़ंड हो जाता है अगर आपका ये टैक्सेबल नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ TDS का कंसेप्ट क्या है। तो देखिए, एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट जो अभी है, रनिंग एक्ट है, वो 1961 का है और इस एक्ट के हिसाब से जो भी आपके टैक्सेस बनते हैं वो आप उसको पे करते हैं फाइनेंशियल ईयर, करंट रनिंग फाइनेंशियल ईयर में, जबकि आपको रिटर्न भरना होता है अगले फाइनेंशियल ईयर में। जैसे आपने सुना होगा 31 जुलाई जो है हमारा लास्ट डेट है इनकम टैक्स फाइल करने का। कंसेप्ट ये होता है कि लोग ये सोचते हैं कि टैक्स का मतलब सिर्फ इनकम टैक्स ही है। तो 31 जुलाई को आपका जो है डेट, तो वो डेट किस चीज़ का है पहले आप ये समझिए। 31 जुलाई जो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का डेट है, ये वो डेट है जिस डेट में आप अपना रिटर्न भरेंगे, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। और ये रिटर्न्स जो होते हैं एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजंस दे रखा है कि हर रिटर्न्स को अलग अलग फॉर्मेट में फाइल करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा ITR 1, ITR 2 से लेके ITR 6 तक अलग अलग फॉर्मेट ऑफ रिटर्न्स होते हैं जिसमें आप ये फाइल करते हैं रिटर्न्स को। तो ये रिटर्न्स फाइल करने का डेट है, टैक्स जमा करने का नहीं। तो टैक्स जो होता है आप ड्यूरिंग द ईयर्स मतलब जिस समय आप अर्निंग कर रहे हैं, तो ये टैक्स आपको उसी समय देना पड़ता है। तो एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं पे वाइल अर्न, यानी जैसे जैसे आपकी कमाई हो रही है, अर्निंग हो रही है, आपको उसका टैक्स पे करना पड़ता है। इसमें दोनों को बेनिफिट है, सरकार को टैक्स एडवांस में मिल जाता है, इसलिए इसका नाम होता है एडवांस टैक्स भी। तो ये एडवांस में टैक्स मिल जाता है। और दूसरा जो टैक्स पेयर है उसको क्या बेनिफिट होता है कि उसका जो टैक्स है इंस्टॉलमेंट में, EMI की तरह इंस्टॉलमेंट में। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है, बट अब क्या करें। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें। अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है। आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का
नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। इंस्टॉलमेंट में डिडक्ट हो जाता है तो उसको भी नहीं पता, टैक्स का एक बर्डन नहीं बनता है। इस प्रोविजंस को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था टीडीएस को। और टीडीएस जो है बेसिकली बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं टीडीएस पे नहीं करूंगा, पे तो करना ही पड़ेगा उनको टैक्स। अगर वो टीडीएस नहीं कटवाते तो उनको ज़्यादा पेनल्टीज़ के साथ, लेट फीस के साथ पे करना पड़ता है। तो लेट से टीडीएस को समझने की कोशिश कीजिए। पहला होता है पेयर, जो आपको पेमेंट देता है, यानी जो आपको पेयर दे रहा पेयर है, और दूसरा है पेई। तो जब पेयर आपको पेमेंट देता है तो उसी समय पेयर का प्रोविजंस होता है कि वो टैक्स डिडक्ट करता है। वाइल मेकिंग पेमेंट वो डिडक्ट कर लेता है टैक्स, आपका टैक्स। और ये जो बैंक के थ्रू गवर्नमेंट के अकाउंट्स में चला जाता है थ्रू द बैंक। इसी को टीडीएस कहते हैं। जो अगर टीडीएस का पूरा फॉर्म देखें तो ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी वाइल मेकिंग द पेई जो है इसका टैक्स डिडक्ट कर लेता है। और जो पेई है वो है डिडक्टी, क्योंकि जिसका टैक्स डिडक्ट होता है वो है डिडक्टी है। तो डिडक्टी जो है वो पेई है और डिडक्टर्स जो है वो पेयर है। तो डिडक्टर्स क्या करता है, उसका टैक्स काट के उसको जमा करा देता है बैंक में। उसके लिए एक चालान बनाता है जिसको कहते हैं ITNS 281। ये चालान बनता है जिसके थ्रू वो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। फिर वो क्वार्टरली रिटर्न भरता है, उसको क्वार्टरली रिटर्न भरना पड़ता है, या तो 26Q अगर अदर देन सैलरी है, नहीं तो उसको 24Q भरना पड़ता है सैलरी के लिए। ये है शॉर्टकट प्रोसेस फॉर कलेक्टिंग द टीडीएस। तो इसी चीज़ पे हम आपको बनाना जा रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने एनुअल बजट 2025 में क्या क्या नया अमेंडमेंट किया है, जिस वजह से जो आप टैक्स काट रहे हो वो टैक्स सही डिडक्ट हो, इसकी जानकारी आपको मिले। तो 2025 के बजट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द बजट 2025 के हिसाब से आपको ना फ्रॉम 1 अप्रैल जो बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, मैं यहाँ पे कुछ 2-4 ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिया हूँ जो यूजुअली सबके साथ होता है। तो जो आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलता था पहले, उस पर आपको, अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स का मतलब है 60+ ईयर के हैं आप, तो आप सीनियर सिटीजन्स कहलाते हैं। और अगर आप बिलो दैट हैं तो आप हैं नॉर्मल, यानी सीनियर सिटीजन्स में नहीं है। अदर देन सीनियर सिटीजन्स हम 2 ग्रुप कैटेगरीज लेते हैं, एक सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप लिया और दूसरा लिया अदर देन सीनियर सिटीजन्स। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। तो अब तक आपको क्या था, 50,000 का एक थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब होता है एक एग्जम्पशन लिमिट मिलता था। तो 50,000 का एक थ्रेशोल्ड लिमिट मिलता था और उससे ज़्यादा अगर आपको बैंक इंटरेस्ट देती थी तो बैंक का TDS काट लेता था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नए प्रोविजंस के हिसाब से आपको पता है 12 लाख तक टैक्स फ्री है, नो टैक्स नील हो जाता है, 0 टैक्स देते हैं 12 लाख तक। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके थ्रेशोल्ड लिमिट को इंक्रीज करके अब कर दिया गया है 1 लाख रुपये। अगर 1 लाख रुपये तक आपका इंटरेस्ट मिलता है बैंक से, इंटरेस्ट नॉट द प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अगर आपको बैंक से मिलता है तो उसका वो आपसे कोई TDS नहीं कटता और उसके ज़्यादा होता है तो आपका 10% TDS काट लिया जाता है। ठीक है, ये है नॉर्मली जो पेमेंट आपको बैंक से मिलता है उसके लिए ये TDS डिडक्शंस होता है। उसके बाद आ जाते हैं रेंट का पेमेंट। अगर आपका इनकम रेंट से है और आपको जो आपका किराएदार है वो आपको पेमेंट देता है, तो अगर आपको पहले रूल के हिसाब से था, इसमें अगर आपके 2,40,000 तक का पेमेंट होता था या उससे ज़्यादा पेमेंट होता था तो आपका TDS वहाँ डिडक्ट कर लिया जाता था, आपका TDS 10% काट लिया जाता था। तो यहाँ पे भी 10% का TDS है और वो आपका डिडक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, आपके काट के आपको पेमेंट देता था किराएदार। तो यहाँ चूँकि फिर से ये लिमिट बढ़ गया यहाँ पे भी, तो इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस लिमिट को भी एक्सटेंड करके कर दिया है क्या, 6 लाख तक। अगर आपको 6 लाख तक का पेमेंट आता है एज ए रेंट तो आपका कोई TDS नहीं कटेगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आता है तो आपका TDS डिडक्ट होता है। ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो कि आपको समझना चाहिए ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। उसके बाद आते हैं अगर आप डिविडेंड या म्यूचुअल फंड, ये बेसिकली मेरे उन दोस्तों के लिए है जो शेयर ट्रेडिंग करते हैं। तो वो शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो क्या करते हैं, वो किसी दूसरे कंपनी का इक्विटी लेते हैं, उसमें उनको बेनिफिट मिलता है तो उनको डिविडेंड्स मिलते हैं। फिर अगर वो म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उनको म्यूचुअल फंड का भी से भी इनकम मिलती है। शेयर ट्रेडर्स के लिए है कि अगर वो अपने डिविडेंड या म्यूचुअल फंड से कमाते हैं तो उस समय उसका एग्जम्पशन लिमिट जो था वो पहले था आपका 5,000 रुपीज़, और जो कि अब इसको बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। और एक फाइनल इम्पोर्टेंट थिंग आपको बताते हैं, अगर आप प्रोफेशनल फीस या कमीशन, समझिए प्रोफेशनल फीस क्या है, जैसे कि आप डॉक्टर हो और आप किसी को कंसल्टेंसी देते हो, उसके बदले में आपको फीस मिलता है, दैट इज़ प्रोफेशनल फीस। या आप CA हो या CS हो, लॉयर हो, तो आप अपने सर्विसेज के अगेंस्ट में आपको वो फीस मिलता है, आपको जो पेमेंट मिलता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेशनल चार्जेस। तो जो प्रोफेशनल फीस आपको मिलते हैं, या अगर आप किसी के से ब्रोकरेज लेते हैं, ब्रोकरेज का मतलब होता है कमीशन लेना, तो कमीशन अगर लेते हैं तो उस केस में प्रोफेशनल फीस और कमीशंस पे पहले जो था थ्रेशोल्ड लिमिट, ये था आपका 30,000 रुपये का थ्रेशोल्ड लिमिट था, और ब्रोकरेज पे या कमीशन पे ये था आपका प्रीवियसली 15,000 रुपये। यानी प्रोफेशनल फीस को 30,000 तक अगर आपको प्रोफेशनल फीस देता था तो आपको TDS नहीं काटता था, और जो ब्रोकरेज आपको मिलता था अगर वो 15,000 तक का आपको मिलता था तो आपके TDS नहीं करते थे। लेकिन अब ये बढ़ा के कर दिया गया है, आपका जो प्रोफेशनल फीस है उसके ऊपर आपको 50,000 का कर दिया गया है, और जो आपके ब्रोकरेज हैं उसके भी लिमिट को 20,000 कर दिया गया। ये सारे एक्सटेंशंस आपके प्रोविजंस में हैं। तो अगर आपका TDS कट रहा है तो आप चेक कर लीजिए
क्या आपको इसी प्रोविजंस के हिसाब से कट रहा है या इसके अब क्या वो पुराने ही प्रोविजंस में ले रहा है, तो आप उनसे इस पर डिस्कशन करके अपने TDS को थोड़ा कम करवा सकते हैं। बट TDS तो आपको पे करना पड़ता है क्योंकि ये एडवांस टैक्स है। अगर आप इसको नहीं करेंगे पे तो फिर आपको पेनल्टीज फाइन भी होता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू गिव यू अ जनरल कंसेप्ट अबाउट द TDS। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। आई होप आपको, अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मेरे नीचे जो कमेंट है उसमें आप अपना नाम और फ़ोन नंबर डाल के भेज सकते हैं, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। थैंक यू।